नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। दुनिया और देश में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इस बार 17वीं लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं सांसद बनकर पहुंची हैं। अपने घर द्वार की जिम्मेदारी संभालते हुए भी शायद कोई ही ऐसा क्षेत्र बचा है जहां महिलाओं ने पुरुषों की बराबरी न की हो। लेकिन उसी महिला को पुरुषों के बराबर अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए। हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से महिलाओं को अत्याचार, अपमान और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुरीति को लेकर सबसे ज्यादा बेबसी, बेरहमी और बर्बादी का शिकार होना पड़ता रहा है। इस कुप्रथा की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लाने जा रही है। ये तय हो चुका है। सरकार की इस कोशिश को कहीं समर्थन मिल रहा है तो कहीं कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज 3 तलाक के इसी मसले पर है हमारी बेबाक बहस। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में 3 तलाक पर नए विधेयक को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 3 तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दे दी। ये 2 तस्वीरें दिखाना इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ 3 तलाक जैसी प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार नए विधेयक को मंजूरी दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में तरन्नुम नाम की महिला की शिकायत पर उसके पति को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। आगरा की ये कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले आपको बता दें, केंद्र सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में 3 तलाक बिल पेश करने जा रही है। उससे पहले कैबिनेट की बैठक में 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने के लिए ट्रिपल तलाक बंदी का यानी तलाक की बिद्दत को पाबंदी लगाने का इस बार बिल लाया जाएगा। जो अध्यादेश पहले निकला है और उसमें जो भी विपक्षों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, आपत्तियां व्यक्त की, उसका भी संज्ञान है। गौरतलब है 16वीं लोकसभा के भंग होने के बाद पिछला 3 तलाक विधेयक निष्प्रभावी हो गया था और वो राज्यसभा में लंबित था। विपक्षी दल बिल में कई संशोधन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का मत बहुत स्पष्ट है। ट्रिपल तलाक कानून लाया जाएगा, उसका समर्थन है, बशर्ते उसमें क्रिमिनलिटी एस्पेक्ट उसको हटा दिया जाए, क्योंकि सिविल नेचर का विषय है और उसमें सिविल मुकदमों की तरह से ही उसमें बिहेव होना चाहिए। इसी के साथ अब बात आगरा की करते हैं। पीड़िता तरन्नुम का आरोप है कि उसके पति ने किसी और से निकाह करने के लिए उसको तलाक दिया। पुलिस ने जब इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो पीड़िता ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। हाँ, तलाक के बाहर निकाल दिया बच्चों समेत मुझे तीनों को। ना कपड़े दिए ना कुछ, ऐसे फटे कपड़े पहने हम, बिना चप्पल के बाहर ही भगा दिए हमने। पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस से शिकायत करने पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सीएम से कार्रवाई के लिए बोला था आपने मुख्यमंत्री से? जी हाँ। तो उसकी गिरफ्तारी भी हुई है? उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या चाहते हैं आप? मेरे संग इंसाफ होना चाहिए और उनके घर वालों को ही पकड़ा जाना चाहिए। 3 तलाक केस की महज एक नजीर है। गाहे बगाहे देश के कई इलाकों से 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के ऐसे ही केस सामने आते रहे हैं और सरकार की कोशिश इस प्रथा को रोकने की है। लिहाजा सरकार ने 3 तलाक बिल बनाकर संसद में पेश करने का प्लान तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है, ये विधेयक लैंगिक समानता पर आधारित है और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ाता है। लेकिन सवाल अहम ये है कि इस बार जब संसद में ये बिल पेश किया जाएगा तो विपक्षी दलों का क्या रुख होता है, और अहम सवाल ये भी है कि लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा में इस बिल का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो 3 तलाक के विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुधी जन स्टूडियो में हैं, जो अपने इस विषय के जानकार हैं और जिनसे हम चर्चा करेंगे और गंभीरता से इसको
इसको लेके तमाम तरीके के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर हम लोग एक समाधान और एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं इस मामले में संदीप द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी से। चूँकि उन्हीं का प्रयास है और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने हिंदू हितों की रक्षा के लिए खड़ी एक पार्टी पहले मुस्लिम हितों के लिए सबसे पहले सन्नद्ध दिखाई दे रही है और मुस्लिम महिलाओं के हित उनके लिए अभी सर्वोपरि है। सबसे पहला बिल वही लाया जा रहा है मोदी जी के दूसरे टेन्योर में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं श्री विनोद शर्मा जी और उपाध्याय जी हैं, आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रोमान साहब हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सूर्य समाचार के ही साथी हैं, लेकिन चूंकि इनसे हम इस्लाम से जुड़े मसलों से लेकर के तमाम प्रगतिशील मुद्दों पर चर्चा करते रहें और इनका दृष्टिकोण इस समय हमारे लिए अधिक जरूरी बनिस्बत किसी मुल्ला या मौलवी से बात करने के, जिसमें रैशनैलिटी को लेकर के काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो सबसे पहले रुमान साहब आप ही से पूछा जाए, रुमान साहब कोई दिक्कत तो नहीं है ना 3 तलाक को लेके? आपको लगता है कि जो तरक्की पसंद मुसलमान है उसको इससे खुशी होगी, तकलीफ होगी? नहीं, देखिए, मामला तरक्की पसंद मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का नहीं है, रूढ़िवादी मुसलमानों का मामला। मुस्लिम महिलाओं से एक पूरी आबादी को, ये कानून सबके लिए है। और अगर आप देखा जाए, मैं एक छोटा सा बहस की शुरुआत से पहले एक स्टैटिस्टिक जो है वो थोड़ा सा उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2001 का है ये। इसमें ये सर्वे ये कहता है कि मुस्लिम्स जो तलाक़ का दर है भारत में वो 5.7% है, हिंदूज़ में 5.8% हैं, और टोटल पॉपुलेशन के, मुस्लिम टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों में तलाक़ का जो दर है वो 0.12% है, 0.12% है एवरेज नेशनल के तौर पे। और एक जो है टोटल पॉपुलेशन अगेंस्ट कॉरस्पेंडिंग ऑफ 0.58%, मतलब तलाक़ का जो राष्ट्रीय दर है वो 0.58% है, जिसमें मुस्लिम्स पॉपुलेशन का जो है वो 0.13% है, तो काफ़ी कम है। दूसरी बात रही ट्रिपल तलाक़ का मुद्दा, सरकार जो ऑर्डिनेंस ला रही है, सवाल उस पर नहीं है। ट्रिपल कुरान के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुरान भी ट्रिपल तलाक़ का मामला नहीं है। ट्रिपल तलाक़ इन वन सिटिंग, एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक़, उस पर बहस है। और दूसरा है इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना, क्योंकि दूसरे किसी भी तो सबसे पहले रुमान साहब, हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहाँ पर हैं संदीप जी। संदीप जी थोड़ा बताएंगे अब तक कितने मामले आपके सामने आए हैं इस तरीके की 3 तलाक, जिसने आपको आंदोलित कर दिया कि देश भर की महिला मुसलमानों के लिए तुरंत आपने राखी बंधवा करके उनके लिए काम शुरू कर दिया? कितने नंबर बता दें आप तो मैं मान लूं कि हाँ, अगर आप नंबर बताएं तो आगे चर्चा हो। नहीं, देखिए, ट्रिपल तलाक की अगर बात करिए, नहीं बिल्कुल स्पष्ट बताइए, डेटा पे जाइए, आंकड़ों पे जाइए, घुमाइए मत, मुस्लिम विरोधी एजेंडे पे बात मत कीजिएगा, क्षमा कीजिए, महिला समर्थन के हित में बताइए और ये बताइए कि क्यों ये आवश्यक है। देखिए, ट्रिपल तलाक की अगर बात करिए, जिस तरीके से रूमानी साहब ने जो आंकड़ा बताया है, आंकड़े की आप बात तब करेंगे ना जब कोई चीज रिकॉर्ड होगी। ट्रिपल तलाक के केसेस में 99% केसेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो पुलिस में जाते हैं, ना कोर्ट में जाते हैं, ना ही किसी भी तरह की प्रोसीडिंग में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई लॉ ही नहीं था जिसमें उस तरह की कोई चीज आप रजिस्टर करते। जितने भी ट्रिपल तलाक के केस थे वो सिविल कोर्ट्स में गए हैं, तो आपको उनका कहां आंकड़ा मिलेगा? आप जो आधिकारिक आंकड़ा दे रहे हैं उसको आधिकारिक कैसे कह सकते हैं जब उसके लिए कोई क्लॉज ही नहीं है? क्योंकि आपने डेटा ही खत्म कर दिया, उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड ही नहीं करवा सकती वो महिला, तो आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी चीज देखिए, ट्रिपल तलाक में भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है? भाई, ट्रिपल तलाक में जब पहला केस राजीव गांधी के सामने आया था, जब अरे वो छोड़िए राजीव गांधी, आप फिर नेहरू पे चले जाएंगे। कैसे छोड़े? नेहरू राजीव पे नहीं। अभी एक मिनट रविशंकर प्रसाद का बयान बताइए आप। रविशंकर प्रसाद से जब पूछा गया संसद में, उन्होंने बताया इस तरीके के सिर्फ अभी तक 168 मामले आए सामने, है ना? उस समय जब आपने कंसीडर कर रहे थे, 168 क्या आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण कराया? नहीं, देखिए, कोई सर्वेक्षण कराया? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक पे कब एक्टिव हुई? भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है मुस्लिम महिलाओं के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। सर 2 मिनट मैं अपना पक्ष रख लूं? हाँ बिल्कुल। देखिए, स्वागत है, आप
ने मौका दिया, धन्यवाद कहूंगा। देखिए, पहली चीज, ट्रिपल तलाक पे भारतीय जनता पार्टी क्यों अग्रेसिव हुई? भाई, भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल मुद्दा क्यों था। नहीं है? कहीं ना कहीं कोर्ट आप ने खुल इसमें के दखलंदाजी बोलते की। हैं। कोर्ट ने मुस्लिम जब कहा कि महिलाओं ने सुप्रीम वोट कोर्ट दिया। अपना रुख क्लियर करे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपका उसका एक्शन मूल लिया। मंतव्य ही राजीव गांधी ने भी राजनीतिक था। ट्रिपल तलाक पे एक्शन तब लिया था जब कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करवाया था। लेकिन क्योंकि राजीव गांधी को अपने वोट बैंक की चिंता थी, उन्हें महिलाओं की चिंता नहीं थी, उसमें उन्हें बदहाली की चिंता नहीं थी। आज आप हिंदू तलाक की बात करते हैं, आप क्रिश्चियन तलाक की बात करते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए लॉ है, एक्ट है, रूल है। आप बताइए मुस्लिमों के लिए कौन सा रूल है? आज तलाक 1 हो या 1000 हो या 1 करोड़ हो, लेकिन क्या आप मेंटेनेंस का रूल है? क्या वो किसी कानूनी दायरे में आता है? क्या आप उसको कहीं न्याय दिला पाएंगे? हमारा फर्ज बनता है, भारत सरकार का ये फर्ज बनता है कि अगर उससे कोई न्याय मांगने आए तो उसके न्याय के लिए कानून होना चाहिए और उस कानून के तहत निर्णय होना चाहिए। मेंटेनेंस पे दोबारा अभी आएंगे, क्रिमिनलिटी पे भी आएंगे। अभी शुरुआत की बात है, मंतव्य की बात है, आपके इरादों की बात है, राजनीतिक इरादों पर बात कर रहे हैं हम सबसे पहले विनोद शर्मा जी स्पष्ट कीजिए कि ये मंतव्य राजनीतिक मूल रूप से है कि वाकई में समाज सुधार की प्रक्रिया के तहत है। देखिए, अभी जो बात चल रही थी, पांडे जी ने बोला कि ये स्थिति क्यों आई कि ये बात कानून बनाने की आई। सबसे पहले जो पीड़ित लोग कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने उस पर अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे चर्चा की और ये तय किया गया कि इस पर अभी तक कोई कानून नहीं बना है। तब इस पर चर्चा होने के बाद तलाक के बारे में बात हुई और विवाद इसलिए छिड़ा कि जब इस पे बातें फाइनल हुई तो उन लोगों का ये कहना था कि मुस्लिम आबादी का कि हम लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया इस चर्चा में। और जब वो बनकर तैयार हो गया, विपक्ष की भी ये राय थी कि कुछ लोगों को इसमें आपराधिक रूप से अगर आप इसमें दोषी ठहराएंगे तो परिवार टूटेगा, इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि न्याय भी मिल सके और परिवार भी ना टूटे, परिवार भी बचे। बिल्कुल। तो इसमें जो नई बात ये हुई है, जो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो इन्होंने 3 चीज़ रखी जिस पर आपत्ति थी। एक तो अभी ये जो नया आ रहा है, इसमें एक चीज़ क्लियर कर दें कि इसमें ये आया है कि एफआईआर तभी स्वीकार होगी इस मामले में जब पीड़िता या खून के रिश्तेदार उसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे। विपक्ष या संगठनों को इस पर आपत्ति थी कि कहीं एफआईआर का दुरुपयोग ना हो। ठीक है। दूसरा बात यह है कि पति और पत्नी के बीच मजिस्ट्रेट समझौता करा सकते हैं अगर बाद में दोनों के बीच इसकी पहल होती है। इससे पहले के बिल में ये प्रावधान नहीं थे, कंपाउंडेबल हो जाएगा जी। तो विपक्ष का तर्क था कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसको इस बार शामिल किया गया है। बिल्कुल। तीसरा मुद्दा ये था कि तत्काल 3 तलाक अभी गैर जमानती अपराध बना रहेगा, लेकिन अब इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जिसके बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकता है, लेकिन इससे पहले पत्नी की सुनवाई करनी होगी। तो इनमें महिला के हित का ध्यान रखा गया है और समान नागरिक संहिता की तरफ ये बढ़ता हुआ एक कदम है जो मेरा अपना आकलन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आगे मैं इस उपाध्याय जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाने की अपेक्षा कर रहा हूँ। उपाध्याय जी, जैसा अभी बताया शर्मा जी, वही स्थिति है कि एक राजनीतिक मंतव्य लेकर के जिसको एक सामाजिक जामा पहनाया गया और बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे समान कानून नागरिक संहिता को लेकर। ठीक है, तो आप इस उद्देश्य को लेकर के हम जो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा आपत्ति जो है कि वो उद्देश्य को लेकर के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपका क्या कहना है, इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर राजनीतिक किस्म से देखेंगे तो आपको राजनीतिक उद्देश्य दिखेगा, नहीं देखना आवश्यक है। देखिए सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर देखना आवश्यक है, देखिए क्योंकि देखिए वो कोई धार्मिक और संतों की पार्टी नहीं है। नहीं, देखिए मैं भी अपनी कोई सत्ता के लिए राजनीति में आई है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। एक देश एक कानून होना चाहिए। ये नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून। अगर कोई मैरिज एक्ट है तो मैरिज एक्ट को सब पर देखिए। नहीं उपाध्याय जी, त्रिपाठी जी सुन ले ना, थोड़ा संविधान से इतर बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी सुन ले। और संविधान की धारा बाकायदा इस बात की व्यवस्था देती है कि सारे धर्मों के अपने कोड बिल हो सकते हैं, निकाह से लेके, विरासत से लेकर के, शादी से लेके, तलाक से लेके, इन तमाम जो उनकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, वो चॉइस का अधिकार, जूरिस्प्रूडेंस में चॉइस का जो वो अधिकार है वो होता है। इसलिए आप अगर ये बात कह रहे हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए तो इसलिए मैं आपने बात पूरी शोचनीय स्थिति में था। नहीं देखिए, नहीं आप शोचनीय स्थिति में हो सकते हैं,
स्वाभाविक है भी, अगर आपको चीज़ें अगर मनन करते हैं और विचार करते हैं तो अपना अपना नज़रिया सबका होता है। मेरे नज़रिए से ये है कि देखिए देश सर्वोपरि में और देश का संविधान सर्वोपरि है। संविधान के साथ साथ देखिए हमें इन सब चीज़ों को जब तक ये डिवाइड एंड रूल, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नज़रिए से क्यों देखती है राजनीतिक चश्मे से कि भी एक पार्टी इसलिए लेके आती है कि शायद मुस्लिम महिलाएं हमें वोट करेंगी, दूसरी पार्टी इसलिए विरोध करती है कि शायद मुस्लिम हमें वोट नहीं करेंगे। अगर हर चीज़ को वोट के चश्मे से देखा जाएगा तो फिर राष्ट्र और देश कहाँ रह जाता है। देखिए देश और राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं और सारे धर्म हैं, सब सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ एक बंटवारे की भावना आएगी। देखिए मैं मानता हूँ अन्याय है 3 तलाक महिलाओं पर, ये नहीं कि भाई अन्याय नहीं स्पष्ट तौर पर। देखिए अब उसमें ये कहें कि वो 1% अन्याय है, अन्याय 1% है, वो भी समाज के लिए दुखदायी है, वो भी समाज में वांछनीय नहीं है जी। समस्या प्राथमिकताओं की होती है। देश बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है। मैं कर दूंगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए प्राथमिकताएं, देखिए कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। नहीं, शुरुआत बेरोजगारी पे होनी चाहिए। बेरोजगारी देखिए, हाँ, स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए थी, शिक्षा को, कानून व्यवस्था को लेकर। ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या ट्रिपल तलाक इस देश की पीड़ित पक्ष कोर्ट में पहुंचा है जी, तो क्या उसका समाधान नहीं होना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? आप बताइए। नहीं, पीड़ित पक्ष कोर्ट में पहुंचा है तो कोर्ट के स्तर पर तो समाधान होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि 6 महीने में सरकार अपना रुख क्लियर करे, इसके बाद ही तो सरकार ने एक्शन लिया। समाधान चाहते हैं और देखिए मैं उसको पूरी बात नहीं होगी। देखिए ये विसंगति क्यों पैदा, ये जो आप देख रहे हैं कि अभी ये प्रायोरिटी क्यों है। देखिए हलाला 3 तलाक के साथ कहीं कि जुड़ा हुआ एक मसला है। आप देखिए किसी की बहन बेटी, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटियां हैं, भाई सब कुछ है, तो वो जो एक जघन्य अपराध 3 तलाक के साथ जो जुड़ा हुआ है कि आप रीमैरिज करेंगे तो हलाला में जाएंगे और कुछ अभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए वो कहते हैं कि नहीं मैं कर दूंगा और कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो वो देखिए एक इतनी आप हलाला को ले आए। देखिए मैं देखिए उससे जुड़ा हुआ, देखिए जो फैक्ट है अभी हलाला पे चर्चा करते हैं, आप करेंगे चर्चा। मैं एक बार रूमान जी से पूछता हूँ। रूमान जी, जब से इस पर चर्चा हुई अकेले भोपाल से 300 से 400 केसेस सामने आए हैं। हाँ, और ऐसी परिस्थितियां हैं। अभी भी आप देख रहे थे, अभी मैं आपको बयान बच्चों को दिखाऊंगा, ऐसी बच्चियों के जो किस तरह पीड़ा में है, कितने दर्द में है, लेकिन चंद मौलवियों की ऐश के लिए आज ये स्थिति खड़ी हो रही है। तो ये आप सुधारवादी रवैया क्यों नहीं है? और इसको लेके आप में शिया और सुन्नियों में भी फर्क है चिंतन में, क्यों? नहीं देखें, जो शादी की बात है, तलाक का जो मामला नहीं, देखिए क्रिमिनलिटी बात की बात है। हाँ, आप बताइए क्या हलाला क्रिमिनल नहीं है? आपने क्या बराबरी के अधिकार दिए? जैसे कुरान के शूरा में कहा गया, अभी आपको शूरा भी सुना देता हूँ जो एमजे अकबर ने कोट की है, और वो घटनाएं वो पढ़ाऊँ आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि क्या स्थिति है। और आप लोग तो कुरान का ही पालन नहीं कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं तो भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि साहब आखिर परेशानी आपको कहाँ है? इसमें दिक्कत क्यों खड़ी हो जाती है? पाकिस्तान में नहीं है आपका, बांग्लादेश में नहीं है, मुस्लिम कंट्री में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, आप नेपाल में नहीं है 3 तलाक, इंडोनेशिया में नहीं है, ट्यूनीशिया में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है। यहाँ पे आपको इतना चमन मिला हुआ है, फिर भी आप बेताब और परेशान। प्लीज गिव मी टाइम टू पुट अप माई व्यूज। क्या है मामला? 3 तलाक का नहीं है मामला, जो है तलाक इन 1 सिटिंग, 3 तलाक इन 1 सिटिंग, एक बार में 3 तलाक का मामला है और क्रिमिनल ऑफेंस का मामला है। जहाँ पे शिया इस्लाम की बात है, ईरान में वो कोर्ट में है, जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे, जो मुफ्ती हैं वो जो फैसला करेंगे, दोनों को सुन करके समय देंगे। इजिप्ट सुन्नी कंट्री है, इजिप्ट में भी यही लॉ है। देखिए कुरान जो है, कुरान में भी 1 सिटिंग में तलाक को लेकर के मामला नहीं है। होली प्रॉफिट के टाइम में 1 सिटिंग में 3 तलाक मामला नहीं था। फर्स्ट खलीफा हज़रत अबू बकर थे, उनके समय भी नहीं था। सेकंड खलीफा हज़रत उमर हुए, उनके शुरुआती 2 साल में नहीं था। 2 साल के बाद हज़रत उमर ने ये पास किया 3 तलाक इन 1 सिटिंग। तो कुरान में नहीं है, होली प्रॉफिट के लाइफ में नहीं था। फर्स्ट मतलब शरिया कानून में वक्त के साथ बदलाव होते रहे, मानते हैं ना रूमान भाई? हाँ, तो उन्होंने बदलाव शरिया कानून में बदलाव होते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं बदलाव हो सकते? मर्दों के लिए तो आपने सब कुछ बदल दिया। और भी तरीका है, उसमें और भी तरीका है। जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम
अंजुमन है वो काम कर रही है, वो ये है, या खुद लड़की के अगर फादर देखिए है, ये- लड़की है वो काम कर रही है। उसमें क्या है, लेट मी कंप्लीट, उसमें ये है कि जब निकाह होता है, निकाह के समय लड़की है, लड़की के वालिदैन हैं, फादर हैं, उनको फुल राइट है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो निकाह में लिखवाएं कि आप एक सिटिंग में तलाक नहीं देंगे, आप माँ बाप, हम आपके माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, अलग मकान में हमको दीजिएगा, हम जो है अगर खाना बनाएंगे तो आप भी एक बार बनाइएगा। ये सारे टर्म्स लड़की चाहे तो निकाह के वक्त लिखवा सकती है, और दो जो ये होते हैं वहाँ पे विटनेस होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं, लड़के की तरफ से भी होते हैं, उनका साइन होता है निकाहनामे में, और इस तरह से ये चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली हो जाएगा। नहीं, आपकी बात सही है व्यावहारिक तौर पे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। रोमान भाई दोबारा एक बार वापस हम संदीप भाई के पास चलते हैं। संदीप भाई तो हमारे लिए देखिए हिंदू समाज में भी सामाजिक कुरीतियां थी, चाहे बाल विवाह है, सती अभी भी प्रथा है, है, बहुत अभी सारी। भी है। तो देखिए वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप वो में ही- धीरे और ये तेज, ऐसा क्यों बस होता है देखिए उपाध्याय मैं जी? देखिए मैं बता तो यहाँ देखिए, है। जो दहेज वाला यहाँ मसला तो था, एक में यहाँ आप तो तेजी जो दिखाते हैं, देखिए, एक त्रिपाठी में आप जी, पद्मावत का त्रिपाठी- समर्थन कर देते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, पद्मावत राजनीति- को लेके जिस तरीके की जातिवादी अहंकार और उत्पात हुआ है, जिसको अंदर से सीधे हिंदूवादी ताकतों ने पूरा खुला समर्थन दिया है, और सती और जौहर को भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उसका महिमा मंडन किया है, तब तो हम धीरे धीरे चलते नहीं हैं। देखिए तीन वहाँ- तलाक पे हम कितने केसेस हैं चाहे सती प्रथा बाल के? विवाह हो या के सती साथ सर, प्रथा इस हो, देश में कितने केसेस हैं सती प्रथा के, आप हमें बता नहीं, दीजिए। आप 1947 बताइए के बाद पद्मावत के समय जो नाटक हुआ सर, था, पद्मावत- उस पर आपकी क्या राय है? सर, बताइए आप। पद्मावत में हमने अगर कोई बॉलीवुड या कोई हॉलीवुड की कोई मूवी आती है, क्या वो किसी जीवन पे आपको डायरेक्ट उस पर भी ऐतराज था? आपको सर, नाट्य रूपांतरण अगर आज में भी कोई एक सती प्रथा के लिए ऐतराज है? फोर्स करता है, उसके लिए कानून है। देखो, इतिहास- अगर संदीप कोई भाई, सती प्रथा के लिए फोर्स संदीप करता है, भाई, कानून आप है। इतनी और ऐसे सैकड़ों संवेदनशील केसेस हैं कि हैं, लोगों को जेल में डाला गया। संवेदनशील- लेकिन क्या ट्रिपल तलाक के लिए आज हमारे पास कानून है? आप हिंदू तालिबान की तरीके से देख रहे हैं। मैं आपसे यही क्षमा मांगूंगा और आग्रह करूंगा कि आप यही जो परिवर्तनवादी दृष्टिकोण जो मुस्लिम महिलाओं के लिए है, यही आपको पद्मावत के लिए होना चाहिए था, जब आपने उसके प्रोड्यूसर को लेकर के और जिस तरीके से नाट्य रूप कितने रूपांतरण केसेस हैं की सती भी प्रथा आजादी के, को आप हमें खत्म बता करने की दीजिए। बात अरे की। छोड़िए, गलत आप पूरे बात देश है। में एक केस और बता उनका दीजिए। आपने लाभ लिया। देखिए, आप मुझे लगता है कि अगर आप जातिवादी रियल लाइफ राजनीति को का लाभ रियल लिया लाइफ से था कंपेयर आपको। कर रहे हैं तो मतलब चिंतनीय विषय है। आप अच्छा। रियल लाइफ को रियल लाइफ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अंशुमन जी, ट्रिपल तलाक और रियल रियल लाइफ लाइफ करती रियल है। लाइफ आपको और कितना पता भारतीय है? जनता पार्टी अंशुमन हिंदूवादी जी। हो सकती है, लेकिन सरकार हिंदूवादी नहीं हो सकती है। सरकार के पास न्याय मांगने के लिए जो आएगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको न्याय देना। कोर्ट अगर कहेगा कि सरकार अपना रुख क्लियर करे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने रुख को क्लियर करे। दूसरी चीज, क्या हमारा फंडामेंटल राइट नहीं कह सकता कि किसी के परमिशन के बगैर आप उसका शरीर नहीं छू सकते हो? हलाला में क्या होता है? आप जबरदस्ती आप हलाला- धार्मिक बंधनों में बांध के उसका हलाला- कहीं ना कहीं बलात्कार करते हैं, और आप उसको कहते हैं कि वो सहमति है। हलाला ट्रिपल तलाक के ऐसे निसंदेह- हजारों केस अंशुमन हैं जी। जहां पे फोन पे आपने ट्रिपल तलाक दे दिया, अंशुमन जी, व्हाट्सएप पे आपने माला ट्रिपल पे तलाक दे सुप्रीम दिया। कोर्ट के या ऑर्डर सिर्फ था मुल्लों महिलाओं ने का मंदिर में सिर्फ एंटर अपने करना, लालच उसको के लिए लेके बीजेपी धर्म को विरोध पे बदनाम कर सड़कों पे दिया क्यों उतर और आई? धर्म को कहीं ना कहीं मुहाने पर रख दिया। एक मिनट रोमान साहब बता रहे हैं, आपने हलाला जैसे मुद्दे को छू दिया जैसे हम हिंदू को छू देते हैं, सुप्रीम तो आप कोर्ट भावुक ने हो जाते हैं। सबरीमाला पे महिलाओं को इजाजत दी मंदिर में दाखिल होने का, उसके विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में बीजेपी सड़कों पे क्यों उतर आई? हाँ, सर, वो क्या- तो मान्यता की बात बता रहे नहीं, हैं। सबरीमाला क्या हाँ, हलाला वो से आपकी डायरेक्ट आपको मान्यता कहाँ है। दिख रहा है? वो हमें आपकी आप मान्यता सोच है। में- कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। आप विश्वास है। सबरीमाला में सुप्रीम किसको कोर्ट के परमिशन आदेश मिलेगी, की बात किसको कर नहीं रहा हूँ। मिलेगी, किसके जीवन पे प्रभाव पड़ गया? नहीं, आप प्रभाव- सबरीमाला में प्रभाव दर्शन नहीं करने वगैरह की जाएंगे, बात ना करें। आपका जीवन बर्बाद आप नहीं भी हो जाएगा। कोर्ट के लेकिन ऑर्डर जिस की बात महिला करें। का हलाला होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। अरे उसका। भाई, मेरे उसका पति भी सुप्रीम उसको कोर्ट के स्वीकार ऑर्डर करने की के बात पहले करें, सर मुझसे उसकी सुप्रीम आंखें कोर्ट झुक के जाती ऑर्डर हैं। की बात और आप करें, कह रहे हैं सबरीमाला, अरे कंसंट्रेट आपकी सोच कीजिए। को एक मुद्दे पे बात ऐसी कीजिए। सोच पे सुप्रीम जिन्हें कोर्ट अंतर ही के नहीं पता ऑर्डर कि सबरीमाला वास्तविक जीवन में पे क्या होना चाहिए, क्यों क्या नहीं सड़कों पे होना उतरी? चाहिए। शर्मा जी, सुप्रीम मैं कोर्ट के ऑर्डर क्षमा पे कीजिए। महिलाओं को दाखिले को लेके रोमान सुप्रीम भाई, कोर्ट ने रोमानी तलाक पे साहब, ऑर्डर दिया, कुछ सुप्रीम लोगों कोर्ट के ने खिलाफ सबरीमाला पे खड़ा ऑर्डर होना दिया। चाहिए, जो इस्लाम एक को महीने बदनाम नहीं कर कर रहे रहे हैं। हैं, सबरीमाला को रोमान लेकर साहब, आप तौर पे विरोध कहता है सुप्रीम कोर्ट के कि सड़कों पे उतर रहे हैं। ट्रिपल तलाक एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप उन कठबल्लों की वकालत कर रहे हैं। अरे जो आप जिन्होंने आप इस्लाम सुप्रीम को कोर्ट, बदनाम मैं कर रखी है, मैं किसी की जिन्होंने बात नहीं कर अपनी रहा दुकानें हूँ, मैं चलाने के सुप्रीम लिए कोर्ट के आदेश की बात कर रहा कर दिया। हूँ। आप इधर संदीप उधर भाई, की बात ना समस्या करें। यही है, दो सांप्रदायिकता नहीं, है, आप हमेशा दो हमारे सांप्रदायिकता सवाल को आप हलाला के पर्दे में मत छुपाइए। करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का इशू नहीं, वो बात नहीं हो रही। रोमान क्यों साहब, नहीं है एक मिनट। फंडामेंटल राइट अच्छा, का issue? संदीप भाई, आप संदीप कैसे भाई, किसी शरीर को बिना परमिशन के संदीप छू भाई, सकते हैं? संदीप भाई, थोड़ा शांत होइए। आवश्यक है कि हम क्रिमिनलिटी पर बात करें, और रोमान साहब भी कहीं भी हलाला का पक्ष नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूं, मैं घंटों से चर्चा कर चुका हूं, लेकिन इशू मालूम है क्या है? समानता का है।
संदीप भाई समानता एक आप वही जो कांग्रेस गलती कर नहीं संदीप भाई जो कांग्रेस गलती करती थी वही गलती आप लोग लगातार करते जा रहे हैं। विनोद भाई को बोलने दीजिए। ट्रिपल तलाक में कौन सा ऐसा क्लॉज है जो मुस्लिमों के अगेंस्ट है? क्षमा कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। विनोद भाई आप बताएं, विनोद भाई क्या ये वाकई में समानता का मामला है कि कहीं ना कहीं आप अपनी धार्मिक आस्थाओं, अपेक्षाओं, मान्यताओं, प्रथाओं, विश्वासों, अंधविश्वासों, हाँ, और कुरीतियों के लिए भी संवेदनशील है और वहीं पर दूसरे धर्म के लिए तुरंत आप युग प्रवर्तक बन जाते हैं, राजा राम मोहन राय बन जाते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर हो रहे। सुनिए, इसमें क्या दिक्कत है कि जैसे हमारे हिंदू समाज में दहेज एक बड़ी कुप्रथा के रूप में सामने आई है और इसमें बहुत सारे केस चले और अब ये एक समाधान किया गया, मतलब उसमें दुरुपयोग की बात आई सामने कि भाई एक विवाहित महिला जब किसी दहेज के मामले में आरोपित करती है तो वो कई रिश्तेदारों को करती है। ऐसे ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें आपने एक लड़की, एक महिला ने अपनी उस ननद का नाम लिखवा दिया जो उसमें पीएचडी करने जा रही थी और उसको बेवजह 1-1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा, जबकि उसका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ऐसे मामलों में कई लोगों को लिखवा दिया जाता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि इसमें कौन कौन लोग उस दायरे में आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो जो चीज़ अगर कुरीति के रूप में, अगर 3 तलाक के मामले में भी कुरीति के रूप में नज़र आ रही है मुस्लिम समाज को, तो मेरा ये मानना है कि जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है उसको उस व्यवस्था की चलने की बजाय समाज सुधार के प्रति, क्योंकि सबकी बहन बेटियां हैं, आज हम पैरवी कर रहे हैं उस पुरानी शरीयत की, उन मुद्दों की जिनको आज बदलने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो आदमी भी तो प्रभावित है जो आज बहस कर रहा है, उसकी भी तो बहन बेटियां कल को जब उनकी शादियां होंगी तो पता चला कि वो भी तो प्रभावित होंगी ना। तो यदि आज से हम लोग ये मिलकर तय करें कि भाई कहीं जिस भी समाज में हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चर्च में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी लगता है कि यहाँ अन्याय हो रहा है उसके लिए सरकार के पास जाएं और उसका मॉडर्न जो भी तरीका हो सकता है, समाधान जो हो सकता है, सुधार जो हो सकता है, उसके लिए पहल करें। आपको जैसे 3 तलाक का मुद्दा है उसको आप धर्म से क्यों जोड़ते हो, उसको सामाजिक सुधार से जोड़िए ना। बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है। अगर सामाजिक सुधार से जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई भेदभाव की बात होगी। ठीक है विनोद जी मैं रुमान साहब से इस पर मॉडल निकाहनामे और जो भी अपने सामाजिक सुधार की कोशिशें हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से और जो भी उस पर जानकारी लेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं वापस। तो आज बेबाक बहस में हम चर्चा कर रहे हैं 3 तलाक के लिए सरकार जो एक बिल लेकर आने जा रही है संसद में, और जिसके बाद महिलाओं के लिए 3 तलाक दे पाना जिस तरीके से इंस्टेंट रूप से दिया जाता है, तात्कालिक, तुरंत और अपरिवर्तनीय होता है, यानी उसमें कोई वापसी की गुंजाइश नहीं होती, इस तरीके का तलाक देना मुश्किल हो जाएगा और ये अपराध की श्रेणी में आएगा। और जिसको लेकर देश भर में महिलाओं के तमाम मामले सामने आए हैं और उन पीड़ितों ने आके मीडिया के सामने जिस तरीके से दर्द भरे अपने बयान रखे हैं, आइए उसकी एक झलक हम आपको दिखा देते हैं। पहले मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली धोखाधड़ी से और हमको माँ बेटी को बाहर निकाल दिया। अब बताइए कि जो है हम अपने माँ और बच्चा कैसे क्या करेंगे। तो यही दरख्वास्त लेके मंत्री जी के पास आए थे कि उनसे मदद के लिए आए थे। कहा कि वो मेरी मदद के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कब का मामला है, कहाँ का मामला है ये गोंडे का मामला, अभी 15 दिन पहले की बात है। हमारे शौहर ने जो है, हमारे हस्बैंड ने धोखाधड़ी से जो है शादी कर ली और सास ससुर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लड़की के घर वाले इन्वॉल्व हैं और हमारे हस्बैंड के और भी रिश्तेदार हमारे हस्बैंड के और भी रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व हैं। सब ने मिलके हमारे हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दी है और मुझे जी बहुत मारा पीटा, हमको घर से हमको मेरी बेटी को बाहर निकाल दिया। अभी कहाँ रह रहे हैं? हम अपने मायके में रह रहे हैं, हमारे माँ बाप के पास। तलाक वाला भी मामला है? तलाक नहीं दिया है और कहा है कि जो है तुम यहाँ रहोगी तो तुमको जला के मार डालेंगे, तुमको तुम्हारी बेटी को। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है? जी कहा है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कम से कम लोगों को जो है वहाँ तक बात तो अपनी पहुँचा सकें। जो इस तरीके से औरतों को कूड़ा समझ के फेंक देते हैं और मारपीट कर रहे हैं, दूसरी कर ली, तो इस वजह से उनको सज़ा दिलाने के लिए इनका हक वापस, इनका खर्चा पानी इनको मिले, इनके कैसे खर्चा चलेगा, एक बच्ची है
इनके बाप भी बहुत बेचारे गरीब आदमी हैं, रोज़ की कमाई है उनकी 100-200 रुपए, तो कैसे लड़की का खर्चा चलाएंगे। इसलिए यहाँ पर आए थे तो उन्होंने, योगी जी ने जो है बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है। उन्होंने कहा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो जो है मतलब इसको खेल समझ रहे हैं कि जैसे कि जो है कुछ नहीं कर सकते हम लोग, औरतें हैं हम लोग, कुछ नहीं, रो के बैठ जाएंगे। तो उनको ये बताना चाहते हैं कि रो के नहीं बैठेंगे, उनको जो है मुँह तोड़ जवाब देंगे। दादी की तबीयत खराब थी, जो हम आए थे तो 40 मिनट हो गए उसमें, तो 4-10 मिनट के अंदर 10 मिनट ज़्यादा हो गए, इसलिए तलाक दे दी। कैसे तलाक दिया आपने? तलाक ऐसे 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। काहे पे बोला? फिर मम्मी को फ़ोन दिया, उनने भी सुना, उनको भी बोला तेरी बेटी को तलाक दे रहे, तलाक तलाक तलाक, उनको भी बोल दिया। मेरी 2014 में हुई शादी, 1 मंथ में मेरा डिवोर्स हो गया। उन्होंने दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहे थे, ऑलरेडी एक लड़की से करे थे, फिर करना चाह रहे थे। हमारे फैमिली वाले नहीं, ऐसा नहीं करते, नहीं करना चाहिए बोल के ऐसा बोले, तो नहीं हम लोग करते, दो को भी पालते बोल के ऐसा बोल के वो तलाक भेज दी। जी मेरी 27 अक्टूबर को शादी हुई थी और मुझे मार के मुझे वहाँ से निकाला गया था, और जब मैं 4 महीने की मेरे प्रेग्नेंट थी तो मुझे मारा गया था। अब मैं वहीं जाना चाहती हूँ, शेर काजी से इल्तिजा करती हूँ कि मुझे वहीं भेजा जाए। तो रूमान साहब, मुझे लगता है आपकी आंखें भी छलछलाई होंगी और कहीं पैगंबर साहब को भी तकलीफ पहुंची होगी इस जिन हालात को देख के कि उन्होंने क्या सोच के इतनी जगह पर यहाँ तक कहा कि महिलाओं को उनके हक से कुछ ज़्यादा ही देना, और ये बार बार नसीहतों के बावजूद हम लोगों ने उन्हें पैरों की जूती बना के रखा और जीत का ये माल या असबाब समझ के रखा, और उसी की तरह हमने भोगा इस्तेमाल किया, मौलवियों को देने के लिए हम तैयार हो गए। तो ये हाँ, आज यहाँ पूछना बड़ा आवश्यक है, ये कहाँ से शामिल हुआ ये आपका हलाला, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है? मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनली ये कभी आपकी परंपराओं में रहा होगा। नहीं, कोई पेरेंट्स का चाहेगा। मैं पूरी बात नहीं, शामिल कैसे हुआ, पहले आया कहाँ से? मैं बता रहा हूँ, पूरी बात कहने दीजिए। हाँ कहिए। ऐसा है कि पहले कुरान में जो शादी है, देखिए शादी बड़ा ही पाक और पाक चीज़ है, पाक रिश्ते का नाम है। शादी को कुरान में इस्तेमाल हुआ है वर्ड निकाह। निकाह का अरबी के जो मीनिंग है वो ये है कि एब्जॉर्ब्ड इन ईच अदर, एक दूसरे में समा जाना, जैसे पानी मिट्टी में गिर के मिल जाता है, समा जाता है, वैसे। और मियाँ और बीवी को कुरान कहता है जौज, मतलब कि बेटर हाफ, अर्धांगनी, जौजा बोलते हैं अरबी में बीवी को, अर्धांगनी। राइट भी है सारे। मैंने पहले ही बताया कि कुरान में कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बार में तलाक 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 बोला या टेक्स्ट कर दिया और तलाक कर दिया। आपने देखा, सुना, समझा? अभी तो आपने देखा, सुना और समझा। जो अभी बाइट देख रहे थे आप, हाँ, जो तो गलत है बयान ये, देख रहे, हाँ, गलत है, कुरान में नहीं है। होली, बिल्कुल। मैंने पहले ही बताया, होली प्रॉफिट के जिंदगी में नहीं था, फर्स्ट खलीफा तो वगैरह नहीं था, ये बाद में आया। इस पे बैन लगना चाहिए। कई इस्लामिक फिका है, अहले हदीस की बात करें, अहले हदीस में भी नहीं है 1 सीटिंग में तलाक 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 बोला नहीं, तो फिर इस्लाम खतरे में क्यों आ जाता? मान लीजिए क्रिमिनलिटी ही सही, नहीं, बाद में हटा दी जाएगी क्रिमिनलिटी। कोई भी मजहब किसी अभी आपका इस्लाम क्यों खतरे में आ जाता है, ये जानना चाहता हूँ आपका। मैं आपके पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मौलवियों की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा हंगामा मचाते हैं। अंशुमन जी, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई मजहब, रिलीजन की जो कुरीतियाँ हैं, जो सोशल एविल्स हैं, उससे वो मजहब पे उंगलियां उठती है। कोई धर्म खतरे में नहीं आता है। धर्म तो 1000 साल से चल रहा है, 1000 साल चलता रहेगा। दूसरी बात ये है, आपने हलाला की बात उठाई थी। हलाला का जिक्र जो है वो कुरान में है, लेट मी, ये कोई ये नहीं है। लेकिन क्या है कि हर कानून का एक लूप होल होता है। क्या भारतीय जो इंडियन पिनल कोड है या हमारा संविधान है, उसको लेकर के क्या उसका गलत, उसके लूप होल को इस्तेमाल लोग नहीं करता है क्या? एक ऑप्शन था, कुरान ने एक ऑप्शन दिया था कि अगर आप अपने, एक तो तलाक का भी कंडीशन है कि तलाक अगर आप गुस्से में आउट ऑफ रेज दे रहे हो तो सुन्नी मसलक में कही है कि उसमें आप नहीं दे सकते हैं। शराब के नशे में है तो तलाक बोल दिया, तलाक नहीं होगा। शिया मसलक में भी है, स्कूल ऑफ थॉट में नहीं होगा। हलाला एक ऑप्शन था कि अगर आपने 3 बार में, मतलब 3 महीने के मुद्दत में आपने तलाक दे दिया,
अहले हदीस सुन्नी मसलक है, वो 3 पीरियड बोलते हैं, 1 सिटिंग में उनका नहीं है मामला। अगर आपने तलाक दे दिया 3 बार करके, 1 मंथ 2 मंथ ऐसे करके तलाक दे दिया, वो औरत जो है मना है कि भाई डिवोर्स और बेवा की और तलाकशुदा की शादी को जल्दी कहा गया है कि जल्दी कराओ। अगर उस तलाकशुदा औरत ने शादी कर ली, उसका हस्बैंड से बना नहीं या उसका हस्बैंड का डिवोर्स एक्सीडेंट में मौत हो गई। रुमान भाई, कुल मिला के आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो हलाला की व्यवस्था दी गई थी वो इसलिए थी कि कोई भी अपनी अर्धांगिनी को ऐसी स्थिति में कभी भी भेजने के लिए तैयार नहीं होगा अगर उसके दिल में इतना सी भी मोहब्बत होगी। ये गुनाह है। हाँ, गुनाह है, ये गुनाह है। लेकिन मैं इसमें उपाध्याय जी हैं, हाँ। वो अलग ढंग से सोचते हैं, इस्लाम से जुड़े लोग अलग ढंग से सोचते हैं। ये तो गुनाह है। तो लेकिन मैं उपाध्याय जी इस तरह का घिनौना काम कर रहे हो चाहता हूँ। हाँ, नहीं रुमान भाई, आपकी बात में समझ गया। आप हलाला को लेके उन हालात के बारे में जिक्र करें जब ये बड़ा चीज नहीं था। लेकिन उपाध्याय जी, आज जब महिलाएं बराबर का अधिकार पा रही हैं, बराबर के अधिकार की बात इस्लाम में कही गई है, बराबर का अधिकार के लिए हिंदू धर्म में लड़ रही हैं और परिवर्तन कराए गए हैं, और ऐसा भी नहीं कि इस्लाम में ये जो कुरीतियाँ रही इसको लेके बदरुद्दीन तैयब साहब कितना लंबी लड़ाई लड़ी और काफ़ी बदलाव हुए भी, लेकिन महिला अधिकारों की इस स्थिति में जो है, क्या आप स्पष्ट करेंगे कि महिलाओं के साथ, महिलाओं को 3 तलाक को लेकर के क्या स्टैंड जो उनका है, वो जो सामने आ रही हैं, तो उनकी संख्या कम है, बहुत सारी अभी भी महिलाएं इसको लेके बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही। क्या उनके ऊपर धर्म का दबाव है या उनको अभी भी मंशा पर शक है सरकार की? क्या लगता है आपको? खुल के कोई नहीं आ रहा है इस मामले में। देखिए, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता आज से नहीं है। आप देखेंगे सदियों से जो लिखा गया, जो बनाया गया, महिलाओं की भागीदारी थी कहाँ उसमें? पुरुष ने अपने आप को बिल्कुल एक प्रधान बना के रखा कि मैं इसको हूँ और ये तुम्हें पैर की जूती है। तो वो किसने बनाया? वो हम जैसे जो हम यहाँ कोई महिला मेरे ख्याल से वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही, ये भी निंदनीय है। हम उनके ही समस्या पे डिस्कस कर रहे हैं, एक ज्वलंत मुद्दे पर हम एक डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको भी उनकी देखिए भागीदारी देखिए होनी चाहिए थी। तो ये क्या रहा कि अपने अपने तरीके से पुरुष ने अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए और महिला को जितना दबाया जा सकता था वो दबाया गया। अन्याय हुआ है उसके साथ, हर धर्म में अन्याय हुआ। विनोद जी बहुत बढ़िया बात उपाध्याय जी कह रहे हैं। में हुआ है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म में परित्यक्ताओं के लिए कोई कानून बना है? हम लोग भी तो परित्यक्ताएं हैं, जहाँ पे देखते हैं 4 करोड़ से ज्यादा परित्यक्ता है। राजा राम जो नहीं वो राजा राममोहन छोड़िए, क्रिमिनलिटी की बात हो रही है। मैं संदीप जी से पूछूंगा, संदीप जी, मुसलमानों के लिए क्रिमिनलिटी और परित्यक्ताओं के लिए कौन सी क्रिमिनलिटी क्यों नहीं है? निष्पक्ष कानून क्यों नहीं है? जब मैंने ये हिंदुओं के लिए मैरिज एक्ट है, तलाक है, क्या बात कर रहे हैं? हर चीज के लिए कानून है और क्या मैरिज एक्ट नहीं है? क्या मैरिज एक्ट में आप ट्रिपल तलाक फाइल नहीं? आप दोनों चीजों का घालमेल करेंगे, लेकिन इस्लाम में संविधान मैरिज एक्ट है और ना ही तलाक को लेकर कोई हमारे देश, एक चीज मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि देखिए, आप घालमेल सबका ना करें कि भाई देश को आप घालमेल करेंगे और संविधान के साथ उसे कह देंगे संविधान में लूपहोल उनका गलत इस्तेमाल होता है, तो हलाला का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई दूसरे ने चोरी की थी, मैंने भी चोरी कर ली है, तो ये चीजें जस्टिफाई नहीं। वो देखिए समझिए, नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग अपने गिरेबान में भी तो हाथ डाल के देखें। 4 करोड़ परित्यक्ताएं मथुरा वृंदावन में पड़ी हैं, लेकिन हम शर्मा, आप उपाध्याय, वो त्रिपाठी, हम इन सवालों पर, द्विवेदी जी, इन सवालों पर हमें जागरूक होना होगा। जब सती बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो महिला बोल रही थी, उन महिला ने कहा सास ससुर घर वाले लड़की के माता पिता यानी सभी सहमत नहीं है, दूसरे समाज में उस तरह का नहीं है। वहां देखिए घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं होती कि कोई तलाक दे दिया दूसरी शादी कर अभी परित्यक्ताओं अभी हिंदू परित्यक्ताओं के लिए अभी संघर्ष करना होगा, अभी जागरूकता आंदोलन चलाना होगा। हमारे साथ लखनऊ से मुस्लिम स्कॉलर जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ, मैं आपका पूरा नाम, हाँ, उषा राणा है आप, आपका शुभ नाम मैं सुन नहीं पा रहा हूँ स्पष्ट। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बताइए कि ये जो लाया जा रहा है 3 तलाक कानून, इंस्टेंट वाला, हालांकि कानूनी स्थिति ये नहीं है कि एक बार में 3 तलाक बोले जाए, 3 महीने के बीच में ये 3 तलाक बोला जाना है, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक वाजिब है, इसकी मंशा क्या है और इससे क्या फ़ायदे होंगे? आपको लगता है? आप बताइए। लेकिन
आपके पहनावे ओढ़ावे से लगता है कि आप संभवतः बहुत स्पष्ट रूप से न बोल पाए, तो जी हम ये कहेंगे कि पहली बात तो उस पे किसी को दखल देना नहीं चाहिए था, 3 तलाक, क्योंकि 3 तलाक है ही नहीं, हमारे इस्लाम ही में नहीं है इनफैक्ट, है ना। इसमें कई बार डिबेट हुई है मेरी, तो 3 तलाक अब जब उन्होंने दे ही दिया है इस चीज को, तो वैसे तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इस्लामी में नहीं है। और ये है ही है कि 3 उसमें दे, ना फोन से, ना उससे, ना गुस्से में आदमी तलाक नहीं दे सकता है। ये आदमी एक ही बार दे सकता है, 3 उसमें करके 1 महीने में एक बार, फिर उसको मौका दे, हो सकता है वो बाद में सही हो जाए, सोल्यूशन हो जाए, दोनों में आपस में वो हो जाए, तो फिर दूसरी आदमी मतलब रोक सकता है उस चीज को। ये तो मौलाना मुल्लाओं ने कर रखा है, सबने खराब कर दिए सिचुएशन, ऐसा कुछ है ही नहीं इस्लाम में बदनाम कर रहा, इस्लाम को बदनाम कर दिया है ये तलाक के नाम पे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये यहाँ पर उर्षा जी ये भी पूछना चाहूँगा, ये जो हलाला और जिस तरीके से अपमानजनक तरीके से महिलाओं का है, आज के आधुनिक लड़कियों का जो तलाक हो रहे हैं मुस्लिम में, वो सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें एक जागरूकता है। क्यों उपाध्याय जी, मुझे लगता है आप सहमत होंगे उपाध्याय जी, देखिए कि मुस्लिम बच्चियों में काफी जागरूकता आई और इसलिए इस तरीके के मसलात सामने आ रहे हैं। देखिए पढ़ने लिखने के बाद आपको सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है, आपको पूरा ज्ञान संसार का होता है, दूसरे धर्मों का भी ज्ञान होता है। आप पढ़ते हैं तो आपको कहाँ कहाँ अच्छा है, कहाँ कहाँ बुरा है, वो एक विस्तृत रूप में सोच सकते हैं। और देखिए एक और पोजीशन आ जाती है कि भाई आप तलाक भी न दें और महिला का अधिकार भी न दें। तो यही तो मैं चर्चा कर रहा था तब। देखिए मैं उसी बात, यही तो मैं परित्यक्ता वाली चर्चा कर रहा था। तो आप मैं वो भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। यानी तलाक हो इसके खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन उसके कुछ सॉलिड रीजन होने चाहिए। देखिए मान लीजिए आप वो तो है, बहुत सारे फैमिली कोर्ट में जाइए, कानून संविधान में कानून सब है, ये नहीं है। लेकिन संविधान से अलग जाके और आप ये कहें कि नहीं भी हर व्यक्ति के लिए अलग कानून हो, देखिए वो भी जस्टिफाइड नहीं। हाँ उरुषा जी कुछ बता रही, कुछ कहना चाह रही हूँ, आपकी बात से उत्साहित हुई हैं जी। नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि तलाक ना दें और वो उनको हक भी ना दें, तो ये बात सही है, लेकिन इस्लाम के उससे जो है कि बीवी अगर उसको हक नहीं मिल रहा है शौहर से, तो वो तलाक ले सकती है, ये उस पर पूरा हक है। लेकिन अगर शौहर को सजा मिले तो आपको कोई तकलीफ है, कोई गुरेज है आपको? जो महिलाओं को मारता पीटता है, दर्द देता है, शराब पीकर आता है, एक बार में एक दफा में 5 मिनट चाय देने में लेट हो जाता है, तो लेट हो जाती है तो वो तीन बार तलाक बोल देता है। तो अगर उसको सजा हो, उरुषा जी, उसको अगर सजा दी जाती है और 3 साल की कैद दी जाती है, तो वो मुस्लिम महिलाओं को मंजूर होगा ये फैसला? देखिए सजा से क्या हो जाएगा, 3 साल की सजा हो जाएगी, वो फिर वैसे छुट्टा बैल की तरह घूमेगा। अगर वो आदमी खराब है तो उससे औरत को क्या, लेकिन हाँ उसके लिए ये करना चाहिए कि उसको सजा ये होनी चाहिए कि वो उसका पूरा खर्चा का जिंदगी उठाए, जितने साल उसने बर्बाद किए उसके साथ उतने साल तो वो उठाए पूरा खर्चा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? देखिए ऐसा नहीं है बहन, जैसा आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, उसको फांसी न दी जाए, सजा न दी जाए, क्यों? उससे जिसका मर्डर हुआ है उसको क्या मिलेगा? यानी इसने अन्याय किया, उसको सजा भी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कानून भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित को कुछ बड़ा भावुकतापूर्ण है। ये आपका बयान बड़ा भावुकतापूर्ण है, ये प्रतिशोधात्मक है। नहीं विनोद जी, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा, समस्या औरत के भरण पोषण की है, समस्या औरत अपने नाबालिग बच्चों को कैसे बड़ा करेगी वो है। क्या सरकार कोई गारंटी दे रही है? संदीप भाई प्लीज, संदीप भाई ये बताइए, क्या आप सिवाय उसको मजबूर करने के, अदालत में केस करने के, भरण पोषण के लिए दबाव डालने के अलावा क्या कर रहे हैं आप? कोई सरकार, अरे आप कुछ वजीफा दे देते, कुछ पेंशन दे देते, आप तो बहुत तरीके के जेल भेज देंगे तो कमा ही नहीं रहा। तो बताइए, नहीं देखिए उस महिला को चला गया, हाँ जब जेल में चला गया तो कौन देगा? कौन देगा बताइए संदीप भाई? जेल में तो आप डाल रहे हो सर, क्या में जो तलाक होते हैं क्या वो जेल में नहीं जाते? क्या वो मेंटेनेंस नहीं देते? दूसरी चीज, तब में विरोध किस चीज का है? यहाँ कौन मेंटेनेंस देता है? कौन मेंटेनेंस देता है? सब क्यों दें? आपके पास प्रॉपर्टी है, क्यों महिला की हिस्सेदारी ना हो? आपके पास प्रॉपर्टी है, आपकी कई चीजें ऐसी है जिसमें हिस्सेदारी देना चाहिए, और सजा 3 साल की होगी, 5 साल की होगी, कौन पूरे उम्र उस महिला का ख्याल रखेगा?
मेंटेनेंस की बात। और जेल में भी जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कमाई बंद हो जाती है, जेल में भी काम करने की कई व्यवस्थाएं होती है, उसमें से क्यों 50% ना दिया जाए उस महिला को? देखिए सरकार का क्लियर कट रुख है। पहली चीज, ऐसा नहीं कि सरकार किसी धर्म के सिविल विरोध में मामला काम कर क्यों रही है। नहीं? संदीप जी, आपने सीधे आपराधिक मामले में मुसलमानों को फंसाने की कोशिश क्या अपराध की? नहीं है? आप ये सिविल में क्यों नहीं? किसी को आप दारू पी के आए और आपने पीटना शुरू कर दिया, अपराध के दायरे में नहीं आएगा। आपने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया कि उसने चाय बना के नहीं दी, क्या अपराध नहीं है? आपने एक धर्म का खिलवाड़ बना दिया, क्या अपराध नहीं है? आपके कठबुल्लों ने एक धर्म को बदनाम करके रख दिया, क्या अपराध नहीं है? अपराध हर कैटेगरी में है। और अगर किसी भी तरह का अत्याचार होगा, आप पूरे एक मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, तो क्यों उसको अपराधी ना माना जाए? अपराधी माना जाएगा और अपराधी की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा। एक के साथ होगा, दूसरा डरेगा, तो कम से कम उदाहरण एक नजीर बनेगा। देखिए अंशुमन जी, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम यहाँ पे ये सोच के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित है उससे तो बात कर ले। हम आप एक दूसरे पे आक्रामक हो रहे हैं। अभी एक सवाल आपसे करूंगा बड़ा वाजिब सा, जब आप बड़ी बराबरी की बात कर रहे हैं ना, अपने धर्म के बराबरी को लेकर, मैं कहूंगा मैं आपसे बड़ा हिंदू हूं इस मामले में। स्वागत है। हाँ उरुषा, बताइए, क्रिमिनलिटी इतना बड़ा इशू नहीं है, मेंटेनेंस के लिए भी जो आपके लिए व्यवस्था होनी है, जो हिंदू औरतों के लिए होती है वही होनी है। और जब आप गले से पानी, नाक से पानी ऊपर गुजर जाता है, तभी इस तरीके का फैसला लेती हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कराती हैं ऐसे शौहर के खिलाफ, और खुल करके आप आती हैं कि जब मुझे अपने ही ढंग से जीना है इस दुनिया में, इस वहशत से लड़ना है, तो मैं अपने ढंग से लड़ूंगी। तो आप एक बात बताइए, आप 3 तलाक को लेकर के जो बिल लाया जा रहा है, इसको कितने फीसदी सही मानती हैं, कितने फीसदी गलत? इसको हम 30% सही मानते हैं और 70% नहीं मानते, क्योंकि हम इस्लाम के होते, क्योंकि हमारे इस्लाम में है ही नहीं ये सब चीजें। और इस्लाम को बदनाम, मतलब इस्लाम में तलाक तो है ही नहीं। पहली बात तो तलाक आपने दे दिया, जो दिखा रहे हैं तलाक दे दिया, छोड़ दिया, तो तलाक हमारे यहाँ सबसे खराब चीज कही नहीं रूषा, गरीब तबके में तो ऐसा ही होता है, अक्सर इस तरीके की बातें आती है। जैसे आज आगरा वाला देखिए, आप आगरा वाला आज की घटना देख लीजिए, है ना, किस तरीके से है, उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। तो ये गरीब तबके में है। एक्ट में कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसमें आपको लगता है कि सरकार ने गलत किया है या किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है? कौन से क्लॉज पे आप कहते हैं कि 70% गलत है? एक मिनट भाई, गवर्नमेंट को, उसको, सरकार को सिर्फ इसी उसमें मुद्दा क्यों दिख रहा है? मुद्दे और भी है, रेप हो रहे हैं। सरकार के लिए ये मुद्दा नहीं है। सरकार के पास अगर किसी ने फरियाद मांगी है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको न्याय दे। ये सरकार केवल सरकार का रोल नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, इसमें जुडिशरी भी होती है, इसमें सामाजिक लोग सरकार क्या करेगी? सरकार का देखिए शुरू तो कहीं ना कहीं से करना है। अब आप कहें कि नहीं इस मुद्दे को मत छेड़िए, उस मुद्दे को छेड़िए, दूसरा कहेगा नहीं वो मुद्दा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चौथा मुद्दा है, उसको ले लीजिए। रोमान साहब, कुल मिलाकर के मसला ये बड़ा स्पष्ट है कि जो इसको इस्लाम में दखल की तरह देखा जा रहा है, इस्लाम खतरे में है, बाकी 22 देशों में खतरे में नहीं है, जिन्होंने छोड़ दिया। नहीं है वो। हाँ, तो मतलब ये बहुत जायज सी बात है कि जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर के होता है, मौलवी लोग सामने आए, उरुषा मौलवी लोग सामने आ जाते हैं। तो मैं दरअसल अब अपना समाहार करना चाह रहा हूँ, कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। अंतिम सवाल है जिसको आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा, पहले संदीप भाई से पूछूं, जो अपने मानवाधिकार के चैंपियन हैं, मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा था, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो इस तरीके की सजा का प्रावधान 1 साल रखा गया है, और यहाँ पर आपने 3 साल रख दिया, क्यों? क्योंकि चुनाव सर पर थे। नहीं देखिए सर, नहीं बिल्कुल बताइए, ये बराबरी क्यों नहीं यहाँ पर है? बराबरी है, ये गलत बात है। अरे सर आप स्वीकार कीजिए इसको। सुनिए, स्वीकार हम करेंगे, आपको स्वीकार करिए, आप मानिए इसको। बात करिए तो उसमें मेंटेनेंस 7 साल की भी नहीं, आप क्यों 7 साल को नहीं जोड़ते हैं? नहीं, 3 साल तक जाते हैं। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं के यहाँ नहीं तो वहां बराबर करेंगे आप। गलत बात है संदीप भाई, ये दोनों बराबर होना चाहिए। आपके पलड़े बराबर नहीं होंगे तो राजधर्म नहीं हो सकता। अगर हिंदू आप हिंदू राजनीति करेंगे तो कोई कर रहे हैं, तो अभी आपको इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें एक धारा नहीं लगती है, उसमें 10 धाराएं लगती हैं। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, उसमें और भी दहेज उत्पीड़न भी होता है। क्या आज वो सभी के लिए है? क्या महिलाओं सभी के लिए जो धाराओं की बात कर रहे हैं? बांट रहे हैं, आप भी बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं कि मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए। देखिए, अब हम फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो फिर लोगों का धर्म खतरे में पड़ जाता है। देखिए, आज हमें धार्मिक दायरे से बाहर आना पड़ेगा। आज हमें संविधान को मानव
मानवता को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। यहाँ चलिए, किसी धर्म के संदीप लिए भाई, ये खतरा नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के लिए खतरा है। और अगर हम ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, अगर ट्रिपल तलाक एक बात संदीप भाई, लेके मैंने दरअसल एक एहसास कराया, नहीं संदीप भाई, मैंने नहीं, उनके लिए भी एक दंड की तरह काम करेगा। हाँ मैं मानता हूँ संदीप भाई। हाँ मेरा ये कंक्लूजन है, मेरा कहने का मतलब है कि इंडियन मैरिज एक्ट बनना चाहिए, ना हिंदू मैरिज एक्ट ना मुस्लिम मैरिज एक्ट। बहुत बढ़िया, इंडियन मैरिज एक्ट बनेगा तो सबके लिए कॉमन होगा, उसमें कहीं किस तरह कोई भेदभाव मैं नहीं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और मेरे जिस तरह के बालसुलभ प्रश्न रहे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन कुल मिला के हमारे दर्शकों का यहाँ पर अच्छा खासा ज्ञानवर्धन हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है और थोड़ा दिलचस्प तरीके से चर्चा हो रही है। संदीप भाई, बस ये इसलिए था क्योंकि हम लोग बड़े मेजॉरिटी हैं, हम लोग बहुसंख्यक हैं भारतीय समाज में, इसलिए वो दायित्व, हम अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहे। हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य यही है। और कुल मिला के राजनीति और सियासत है और धर्म मजहब से भी ऊपर है मानवता का धर्म। सीधी बात है, हमको इस मानवता के धर्म विश्वास करना, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सियासी फायदे के बगैर कोई काम नहीं करती। और आप अगर इसे गलत साबित करना चाहें तो करके दिखाएं, बहुत अच्छा है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक बिद्दत का अरसे से गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है और गरीब मुस्लिम महिलाएं ही बड़ी तादाद में मजहब के नाम पर होने वाली ज्यादती के शिकार हैं। ऐसे में इन महिलाओं के मानवाधिकार की रक्षा के लिए होने वाली कोशिशों को उनकी मंशा पर सवाल उठाना गलत समझा जा सकता है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, उसे ये भी देखना चाहिए कि वो किसी और धर्म के मामले में एक समान प्रक्रिया और सजा के लिए पुख्ता कदम उठाती है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सबका साथ, सबका विकास के बाद सबके विश्वास के नारे पर सवाल उठना जायज़ है। बेबाक बहस में आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए अंशुमान त्रिपाठी को इजाज़त। धन्यवाद।